हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर ये नवा होगा जो कि वीपीओ मेंस यानी कि ग्राम पंचायत कार्य के मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था। ये फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार पूछे जाने हैं। तो इसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो आपको ध्यान में रखकर जो है इसको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस नंबर 9। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उनके सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो भाग एक मतलब कि इसमें ग्राम पंचायत से 65 क्वेश्चन आने हैं। तो भाग एक में 65 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को कहा जाता था। मतलब पहला क्वेश्चन दिया गया कि जो चोलकालीन ग्रामीण संस्था थी जिसमें उर था और उर की जो कार्य समिति थी उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, आलुंगड़म कहा जाता था, एरिवारियम कहा जाता था, या फिर दोनों कहा जाता था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता था। इसमें से बताना है कि उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, जो कि ये चोलकालीन व्यवस्था थी। तो देखिए, उर की कार्य समिति को अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, आलूंगड़म कहा जाता था। और समिति के सदस्यों की जो संख्या थी अथवा उनके जो चुनाव करने की जो विधि थी, इसके संबंध में जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है। बस ये जो है इतना जानकारी मिलता है कि वो जो ग्रामीण संस्था थी उसमें उर था और उर की कार्य समिति को आलूंगड़म कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था जो सभा थी अथवा महासभा थी, इसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता था। मतलब चोलकालीन में जो ग्रामीण संस्था थी उसकी सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहते थे। अभी ऊपर बताया गया कि उर की कार्य समिति को आलूंगड़म कहा जाता था, तो सभा अथवा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था, जो कि चोलकालीन ही ग्रामीण संस्था थी, तो इसमें कहा जाता था वारियम, ठीक है। इसको क्या कहते थे, वारियम कहते थे। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, वारियम इसको कहा जाता था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, वारियम इसको कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो वारियम को के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता था, ठीक है। जो वारियम, अभी वारियम किसे कहते हैं, तो ऊपर वाले ऑप्शन में जो बताया गया कि चोलकालीन की जो ग्रामीण संस्था थी, सभा अथवा महासभा, उसकी जो कार्य समिति होती थी उसे हम क्या कहते थे, वारियम कहते थे। और तमिल में इसका आय क्या होता, इसका अर्थ होता है आय, ठीक है। तमिल में इसका अर्थ क्या होता है, आय। और कन्नड़ में जो है कड़ी मांग इसका अर्थ होता है, ठीक है। सभा के द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए जो है नियुक्त व्यक्तियों को, जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उन्हें वारियर कहा जाता था। अब इसको इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव का विभाजन कितने वार्डों में किया जाता था। देखिए, चोलकालियम वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गाँव को जो है 30 वार्डों में विभाजित किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, 30 वार्डों में विभाजित करते थे। और ग्राम का ऐसा व्यक्ति जिनकी आयु 35 से लेकर जो है कितनी होती थी, 35 से लेकर 70 वर्ष जिनकी आयु रहती थी, जिनके पास 1.5 एकड़ भूमि होती थी, जो एक वेद अथवा उसके भाष्य के गाता थे और जिनके पास निजी आवास होता था, वे ही वारियम के सदस्य निर्वाचित हो सकते थे। तो ये सभी जो है प्रावधान उस समय लागू थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था। मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था, मतलब नगर प्रशासक जो होता था उसको हम किस नाम से जानते हैं, या मौर्य काल में किस नाम से पुकारा जाता था। तो मौर्य काल में जो नगर प्रशासक होता था उसको हम नागरक के नाम से पुकारते थे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नागरक, नागरक के नाम से पुकारा जाता था। मौर्य युग में जो है प्रमुख नगरों का प्रशासन जो होता था वो नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। और शासन के लिए जो है एक सभा होती थी। तो जो सभा होती थी उसका प्रमुख कौन होता था, नागरक होता था, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब किया गया था ये बताना है। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो मद्रास में नगर निगम की स्थापना किया गया था 1688 ईस्वी में किया गया था। और ये भारत का पहला जो है नगर निगम था, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ था, मद्रास में ही स्थापित किया गया था। चेन्नई नगर निगम, जिसे पहले किस नाम से जानते थे, मद्रास नगर निगम के नाम से जाना था, यही चेन्नई नगर निगम है।
और यह जो है भारत नागरिक निकाय है जो भारत के चेन्नई शहर को नियंत्रित करता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थानीय सरकार का संबंध होता है किससे होता है ये बताना। ठीक है, स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है। देखिए, स्थानीय सरकार का संबंध जो होता है वो स्थानीय जनता से होता है। ठीक है, और स्थानीय विषय से भी होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। क्योंकि स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा जो है स्थानीय मामलों का प्रबंधन होता है जिसके सदस्य क्या होते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और स्थानीय विषय पर ही काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों में शामिल कौन नहीं होता था। इसमें मुगल काल में जो ग्राम प्रशासन था उसमें अधिकारियों को जो नियुक्त किया गया था उनमें इनमें से कौन एक नहीं शामिल था, बाकी 3 शामिल थे। देखिए, मुकद्दम भी होता था, पटवारी भी होता था, चौधरी भी होता था, लेकिन कोतवाल मुगल काल में नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोतवाल जो था वो मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए जो है उत्तरदायी अधिकारी नहीं था। मुगल काल में कौन था, ग्राम शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए जो है मुकद्दम होता था। ठीक है, यह प्रशासन के लिए होता था। और पटवारी जो होता था ये राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, कर सो कहते हैं, राजस्व संग्रह करता था। और ये क्या करता था, पंचों की सहायता के लिए जो है, पंचों की सहायता से विवादों के लिए समाधान के लिए जो है चौधरी होता था। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कोतवाल, जो कि मुगल काल में प्रशासन के लिए जो है उत्तरदायी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1920 में किन प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया था। 1920 की बात कर रहा है, उस समय जो है पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे। और कौन कौन से प्रांतों में जो है ये कानून बने थे, तो ये बने थे संयुक्त प्रांत में, असम में और बंगाल में। ठीक है, इन प्रांतों में जो है पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही है। और यह कानून जो है ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्वशासन की स्थिति की जांच तथा उसके संबंध में सिफारिश के लिए 1907 में गठित किया गया था शाही आयोग। ठीक है, शाही आयोग, शाही आयोग जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, रॉयल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिफारिशों के तहत जो है बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन ग्राम के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो वैदिक कालीन ग्राम के प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे उन्हें ग्रामणी कहते थे। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब इतिहास से ये जो प्रैक्टिस सेट है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो हर एक प्रैक्टिस का अपना एक हर एक चैप्टर वाइज जो है पूरा बाकायदा लगभग दिया गया है। तो हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन में जो ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन में ग्राम से संबंधित अधिकारी कौन होता था। तो मौर्य शासन में जो ग्राम से संबंधित अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे ग्रामिक। ठीक है, वैदिक काल में ग्रामणी और मौर्य काल में ग्रामिक कहने लगा, मतलब कहा जाने लगा। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल जो होता था साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड करता था और प्रत्येक का नेतृत्व जो होता था एक राजकुमार या फिर शाही परिवार का एक सदस्य करता था। और अशोक के अधीन जो है 4 प्रांतों में मुख्यतः जो था उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत जो है शामिल होता था। और उसमें जो संबंधित ग्राम से संबंधित अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचायत समितियों के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पंचायत समिति के गठन का उल्लेख जो कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कौन सी धारा में ये बातें कहा गया है। तो उस धारा का नाम क्या है, उस धारा का नाम बताना है, कौन सी धारा में जो है बातें कही गई। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धारा 29। जो धारा 29 है उसमें पंचायत की समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में सेक्रेटरी की नियुक्ति का प्रावधान है। सेक्रेटरी मतलब यही सचिव, पंचायत सचिव। तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत बातें कही गई हैं, तो ये है धारा 25 का का। ठीक है, 25 के का के अनुसार जो राज्य सरकार होता है वो एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगा जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों से संबंधित ग्राम सभा और न्याय पंचायत जिसकी
प्रादेशिक सीमा के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हो वो के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी धारा से ही है, जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का प्रावधान जो है वो दिया गया है धारा के 26 में। ठीक है, धारा 26 में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस धारा को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न भी धारा से ही संबंधित है कि 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंध समिति की स्थापना का प्रावधान है। भूमि प्रबंध समिति की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा में कहा गया है। तो ये कहा गया धारा 28 का में। ठीक है, 28 के का में जो है ये बातें कही गई हैं। तो धारा 28 के का में जो है ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति भी होगी, इसके जो स्थापना से संबंधित है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी धारा से ही है, कौन सी धारा में जो है भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का प्रावधान। ठीक है, अभी पूछा गया स्थापना का प्रावधान जो कि धारा के 28 का में है। अब भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का प्रावधान कौन सी धारा में है। तो ये कहा गया धारा 28 के खा में। ठीक है, 28 के का में स्थापना, 28 के खा में उसके कार्य। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कौन सी धारा ग्राम पंचायतों के भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित कौन सी धारा है। तो वो धारा है 33। ठीक है, धारा 33 में सारी बातें कही गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान है। न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान की बात करेंगे तो धारा 42 में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, धारा 42। चलिए धारा को ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत में अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल जो है 10, कम से कम मतलब 10 सदस्य होना अनिवार्य है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो कि धारा 42 के 2 के अनुसार ये बातें कहा गया है कि न्याय पंचायत कम से कम 10 या अधिक से अधिक 25। ठीक है, अधिक से अधिक 25 उतने सदस्य होंगे जो निर्धारित किए जाएं। तो न्याय पंचायत में कम से कम अगर पूछा जाएगा तो 10 और अधिक से अधिक अगर पूछा जाएगा तो 25, जो कि धारा 42 के 2 में बातें कही गई हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कौन सी धारा में पंचों की नियुक्ति से संबंधित है। पंचों की नियुक्ति, अब पंच की नियुक्ति अगर देखा जाएगा तो कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है। तो धारा 43 में। ठीक है, धारा 43 में पंचों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में सरपंच तथा सहायक सरपंच के निर्वाचन का प्रावधान है। सरपंच तथा सहायक सरपंच के निर्वाचन का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत कही गई बातें। तो ये बात कहा गया है धारा 44 में। ठीक है, धारा 44 में बातें कही गई हैं। धारा 44 में सरपंच तथा सहायक सरपंच के निर्वाचन का उल्लेख। ठीक है, धारा सरपंच जो है धारा 44 और धारा 43। ठीक है, धारा 44 के अनुसार धारा 43 के अधीन नियुक्त किए गए जो पंच हैं, विहित किए जाने वाले रीत और अवधि के भीतर अपने में से 2 व्यक्तियों को सरपंच तथा सहायक सरपंच निर्वाचित करेंगे। ये बातें धारा 44 कहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसका वो चीज़ें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो ये रखवाता है जो है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है रखवाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग क्या है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है या फिर विधिक है या फिर असंवैधानिक। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जो है उत्तरदायी होता है। और ये राज्य वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के आई में कहा गया है। ठीक है, और इसके प्रावधान के अनुसार राज्य वित्त का आयोग का गठन जो है राज्यपाल करेगा, जो पंचायती राज संस्था नगरीय निकाय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके
इन मामलों में राज्यपाल को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो अगेन इसका आंसर किया जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग होता है। ठीक है, चलिए, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार का प्रयोग करती है, स्थानीय सरकार प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो वो प्रयोग करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। ठीक है, प्रत्यायोजित प्राधिकार का जो है प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 है, ट्राइसम एक कार्यक्रम है, किसके विकास का कार्यक्रम है? ठीक है, ट्राइसम जो कार्यक्रम चलाया गया, पहली बार ट्राइसम कब चलाया गया? तो 15 अगस्त 1979 को, ठीक है, स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम, जो कि एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, मतलब केंद्र की सरकार के द्वारा चलाया गया था। यह योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास प्रोग्राम यानी कि आईआरडीपी के तहत शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहा था? गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को ग्रामीण युवाओं, जिसमें से 18 से 35 साल के जो लोग आते हैं, उनको प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल प्रदान करना, ताकि वह स्वरोजगार अपनाने में सक्षम हो सकें। तो ट्राइसम क्या है? ट्राइसम एक कार्यक्रम है जो कि ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये किया गया है नाबार्ड के अधीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नाबार्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD जो स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन, हैदराबाद, तेलंगाना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, और जो है ये इसका जो है स्थापना किया गया था, ये हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो किस प्रकार की समिति होती है, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है जो कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के अंतर्गत कार्य करती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, जिला योजना समिति में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो जिला योजना समिति में न्यूनतम सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 20 और अधिकतम सदस्य होते हैं 40। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का कौन सा शहर है जहां 24 घंटे नल द्वारा सुरक्षित पेयजल आपूर्ति जो है होगी? ठीक है, भारत का कौन सा शहर है जहां नल के द्वारा 24 घंटे नल के द्वारा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होगी? तो वो शहर का नाम है उड़ीसा का पुरी शहर। ठीक है, उड़ीसा में पुरी शहर है जहां पर 24 घंटे नल के द्वारा सुरक्षित जो जल पेयजल है वो आपूर्ति होगी। तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है और किसको घोषित किया गया है? देश का प्रथम वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया है वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर में घोषित किया गया है 11 अगस्त 2021 को भारत सरकार के द्वारा जो जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उसके परिणामों में जो है देश के 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा इंदौर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला जल मुक्त शहर कौन सा है? विश्व का पहला जल मुक्त शहर जो है वो है केप टाउन। ठीक है, केप टाउन जो कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। तो ये जो शहर केप टाउन को विश्व का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया।
अगला प्रश्न है, भारत ने खुले में शौच से मुक्त कार्यक्रम किसकी भागीदारी से प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो खुले में शौच से मुक्त कार्यक्रम जो थी उसकी भागीदारी की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा वर्ष 2019 में ये खुले में शौच मुक्त को बनाने की दिशा में जो है अभूतपूर्व प्रतिबद्धता का जो है प्रदर्शन किया गया था, और ये जो है आंसर किया जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसको पीएम किसान के नाम से जानते हैं, ये कब से लागू है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 1 दिसंबर 2018 से लागू है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रति वर्ष यानी पर साल दिया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है? तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जो किया जाता है वो अनुच्छेद 243 जे के तहत होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है राज्य वित्त आयोग है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि पंचायतों के द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना था? तो वो था 12वां वित्त आयोग। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान की सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच अनुपात क्या रहा था? तो 14वें वित्त के अनुसार वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच जो अनुपात था वो था 90:10 का। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के द्वारा ही ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों का हिस्सा जो था क्रमशः कितना कितना रहा था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 70% और 30%। ठीक है, 70% जो था वो ग्राम पंचायत का था और 30% जो था वो नगर निकाय का था। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ई शक्ति परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? ई शक्ति परियोजना की बात करेंगे तो ये प्रारंभ किया गया था 15 मार्च 2015 को। ठीक है, ये स्वयं सहायता समूहों को डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरुआत किया गया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम किस संस्था ने शुरुआत किया था? तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ग्रामीण मार्ट क्या प्रदान करते हैं? तो ग्रामीण मार्ट जो है ये उत्पादक समुदाय के बीच जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिला और कमजोर वर्ग के द्वारा निर्मित जो घरेलू उत्पाद है उसके लिए बाजार लिंक प्रदान करने में मदद करते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग मतलब कि 5वां जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आंसर किया जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है? ठीक है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला दिया गया है कि 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि प्रत्येक जो नागरिक होता है उसकी आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु का जो होता है सदस्य ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक नागरिक की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 21 वर्ष दिया गया है तो यही गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा जो दिया गया है पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, जो कि सही है। ग्राम पंचायत की अवधि जो होती है 5 वर्ष होती है, ये भी सही है, और इसे 5 वर्ष पहले भी विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं, जो कि ये भी सही है। ठीक है, और जो ये 21 वर्ष दिया गया है, ये 21 वर्ष जो होता है ये ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, जो कि ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गठन किया गया था, और इन्होंने सुझाव जो दिया था वो दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज समिति का सुझाव इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने के सुझाव से संबंधित इसमें से समिति कौन सी है? तो जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी जो बनाने के संबंधित सुझाव जो दिया गया था वो समिति थी अशोक मेहता समिति, 1977 में गठन हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा?
ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1978 में जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और इन्होंने टोटल 132 सिफारिशें इसमें से जो है इन्होंने किया था, जिसमें से मेन जो था द्विस्तरीय पंचायती पद्धति और पंचायत में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका आदि जो है महत्वपूर्ण इन्होंने सिफारिशें किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था? तो मंडल पंचायत के गठन का सुझाव जो था, प्रस्ताव जो था, ये अशोक मेहता समिति के ही द्वारा किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मंडल पंचायत की अगर हम बात करें तो इन्होंने द्विस्तरीय पद्धति को जो था इन्होंने सुझाव दिया था कि द्विस्तरीय पद्धति अपनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? इनमें से तो देखिए, पंचायती राज संस्था की कारारोपण की अनिवार्य शक्तियां, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, त्रिस्तरीय व्यवस्था के निर्माण जो कि अशोक मेहता समिति के द्वारा नहीं किया गया था, इन्होंने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। तो यही हो जाएगा जो इनकी अनुशंसा नहीं, बाकी सारी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट जो थी वो 1978 में प्रस्तुत किया गया था, 132 सिफारिशें की थी। 1977 में इसका गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो वो समिति थी अशोक मेहता की ही समिति थी। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल हो गए 50 क्वेश्चन, अभी और 50 क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए। इसके बाद अभी कंप्यूटर का आना बाकी है और साथ ही साथ यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग के द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ आंसर की अगर हम बात करेंगे तो जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इन्होंने क्या कहा था, पंचायती राज संस्थाएं जो कमजोर हो गई थी इसके लिए इन्होंने कहा था बिना जड़ की घास। जीवी के राव समिति मतलब जो थी उनके द्वारा इन्होंने ये टिप्पणी किया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिना जड़ की घास जो कहा गया था कौन सी समिति, किस समिति का था, किस समिति के द्वारा माध्यम से कहा गया? तो जीवी के राव समिति के माध्यम से कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? पंचायतों की दिशा में सुधार के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। 1986 में, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, इनका पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। तो सही है, पंचायती समिति के बारे में मध्यवर्ती स्तर है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। पंचायत समिति का अध्यक्ष जो होता है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार के द्वारा नहीं, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो बाकी सारे सही है, डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितना है, वो है 18 वर्ष। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो कि सही है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, ये भी सही है। ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, सॉरी ये गलत है। ठीक है, केंद्र सूची के अंतर्गत ये शामिल नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है और 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, शामिल है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया, तो ये सही है। तो सी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। अब बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, पी के थुंगन समिति द्वारा पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव जो दिया गया वो कौन सा समिति सुझाव दिया गया था? संघ सूची में शामिल करने का और संवैधानिक दर्जा देने का। दोनों सुझाव जो था पी के थुंगन समिति के द्वारा दिया गया था। और ये गठन कब किया गया था? इस समिति 1988 में गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इनमें से
तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो देखिए असम में भी है, केरल में भी है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है, बाकी इन तीनों में है। ठीक है, भारत के जो 3 राज्य हैं मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, बाकी सभी राज्यों में है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1996 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जिसको हम पेशा के नाम से जानते हैं, पेशा अधिनियम। ठीक है, पेशा अधिनियम, इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है, जो दिसंबर 1996 में जो है लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत है? ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत तो पूरे देश में लागू, लेकिन 4 स्तरीय पंचायती राज पश्चिम बंगाल में लागू है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत आता है, ठीक है, अंचल पंचायत हो गया दूसरा, और इसके बाद इसमें आंचलिक पंचायत आता है, फिर आता है इसमें जिला परिषद। तो ये 4 स्तरीय पंचायती राज जो लागू है अधिनियम, वो पश्चिम बंगाल में लागू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग की सिफारिश पर जो किया गया था वो था जीबीके राव समिति। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? तो पंचायतों के गठन के लिए भाग 4, ठीक है, भाग 4 है, वहाँ पे अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के लिए जो है निर्देशित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति के द्वारा बताए गए कारण कौन कौन से थे? पहला है संप्रत्यात्मक स्पष्टता का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये 2 हो गए। ठीक है, और 2 इधर है लिंग समता का अभाव और अधिकारी तंत्र की भूमिका। इसमें से बताना है, सही उत्तर कोड का चयन करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे जो भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा बताए गए कारण थे? तो एक तो पहला ये था, ठीक है, दूसरा भी ये था राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये भी जो है ह्रास के कारण बताए गए थे, और इसके अलावा तीसरा जो है ये नहीं बताया गया था, चौथा बताया गया था अधिकारी तंत्र की भूमिका। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा जो था ये राजनीतिक अभाव, साथ ही साथ संप्रत्यात्मक स्पष्टता का अभाव, अधिकारी एवं तंत्र की भूमिका के मुख्य कारण बताया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंधित है, किससे संबंधित? बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था, सुझाव दिया था। ठीक है, यही लागू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 65 क्वेश्चन। अब देखते हैं भाग 2 जो कि कंप्यूटर से होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो वो फंक्शन है नाउ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाउ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो MS एक्सेल में डेटा कट करना है, डाटा कट करना है, तो वो होता है Ctrl+X से हम कट करते हैं। आंसर है ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए करते हैं? तो देखिए इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शेडिंग का प्रयोग। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फॉन्ट कलर का प्रयोग अक्षरों के रंग को बदलने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करा जाता है तो शेडिंग के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इटैलिक जो विकल्प है इसका प्रयोग फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए करते हैं, तो ये फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी जिसको हम कहते हैं ईमेल, इसको हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये एक प्रकार की संचार सेवा है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान समय में एक्टिव सेल एड्रेस दिखाता है? एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है तो वो है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स जो होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का फुल फॉर्म क्या है? BCC जो कि ईमेल के अंतर्गत आता है ये, तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ना कि ब्लाइंड कॉमन कॉपी। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो कि सी पार्ट में दिया गया है, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। URL, URL जो होता है इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े एक जो है स्पेसिफिक एड्रेस को जो है ये संदर्भित डिनोट करता है, ठीक है। HTTP का प्रयोग जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने के लिए जो है करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP जो होता है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्रोम ब्राउजर में अगर हम वेब पेज का सोर्स कोड देखना है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+U, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन Ctrl+U, ठीक है। Ctrl+U का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो होता है शीट 1, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+Ind, ठीक है। Ctrl+Ind का प्रयोग करते हैं। और Ctrl+D या फिर Ctrl+Shift+F शॉर्टकट का प्रयोग फॉन्ट संवाद बॉक्स प्रयोग करने के लिए करते हैं, ठीक है। W3C, ठीक है। W3C का फुल फॉर्म पूछा गया है तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम होता है इसका फुल फॉर्म। ये एक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्थापना जो है क्या है, संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करके नियमित विकास और सुधार सुनिश्चित करके वेब को पूरी क्षमता तक ले जाना, ठीक है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, .docs, ठीक है, फाइल जो एक्सटेंशन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो ये फाइल एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो ये MS वर्ड 2007 में सर्वप्रथम जो है परिचित किया गया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जो कि गलत है, हो सकता है, ठीक है। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, जो कि सही है। फील्ड CC फील्ड यानी कि कार्बन कॉपी जिसका फुल फॉर्म है, और इसका प्रयोग हम करें ना करें खाली भी छोड़े तब भी जो है चल जाएगा। ईमेल में ट्रू फील्ड खाली नहीं हो सकती, जो कि गलत है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते, ये भी गलत है, हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस या फिर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। तो वो होता है Ctrl+H, जो कि फाइंड या Ctrl+H जो होता है ये MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, जबकि Ctrl+R जो होता है इसका प्रयोग पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब कंप्यूटर हो गया, अब यूपी स्पेशल देखेंगे। पहला क्वेश्चन सुमेलित करना है, जिला दिया गया, मुख्यालय दिए गए उसके। तो संभल जिला का मुख्यालय है, संभल जिला का मुख्यालय है पंवासा, ठीक है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। और कौशाम्बी का मुख्यालय का नाम है मंझनपुर, और अमेठी का गौरीगंज। तो इस तरीके से मुख्यालय नाम जो आ जाता है आपको इसमें याद होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो ये विभक्त किया गया था 3 भागों में। आंसर हो जाएगा जो है बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था ये 1950, और डेट था 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब से अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह अनिवार्य किया गया था जनवरी 1968 से, ठीक है। जनवरी 1968 और 26 जनवरी था। 26 जनवरी 1968 से जो है सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 को, ठीक है।
25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है प्रयागराज है, ठीक है, तो जो कि ये सही है। दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है गाजियाबाद है, जो कि सही है। सही सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला जो है ये कौन सा है? अलीगढ़ है, जो कि गलत है। ये बदायूं है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है, जो कि सही है। तो बाकी सारे सही हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है। सी पार्ट इसका गलत है, तो गलत वाला ही बताना था हमें, तो सी पार्ट गलत हो जाएगा। चलिए, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये प्रयागराज में पड़ता है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। गीता शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? गीता शोध संस्थान की बात करेंगे तो यह मथुरा में है, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का 902 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 902। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो कार्यशील जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो कुल है 32.9%। कार्यशील है, बाकी सारे नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित आबादी वाले जिले का घटते क्रम में सही क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर आता है, ठीक है, जो कि ये घटते क्रम है अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न में हमें मिलान करना है, ठीक है। लठमार होली जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो लठमार होली जो है ये खेला जाता है मथुरा में। सोरों का मेला कहाँ लगता है? सोरों का मेला लगता है काशीगंज। रथ यात्रा मेला कहाँ निकलता है? तो ये वाराणसी में निकलता है। और जल विहार मेला जो होता है बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करने को आ जाएगा। आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राई लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस जो मनाते हैं ये हर वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी भवन किस जिले में स्थित है? अगला क्वेश्चन बताना। हिंदी भवन जो स्थित है जौनपुर जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, जौनपुर जिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुनहला किला, सुनहला महल। सुनहला महल आगरा में स्थित है, जो कि सही है, ठीक है। बिजली पासी का किला लखनऊ में है, ये भी सही है। रामनगर किला कन्नौज दिया गया है, जो कि गलत है। रामनगर किला कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है वाराणसी में। बाकी शाही किला कहाँ स्थित है? जौनपुर में, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ साझेदारी में किस जिले में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? और ये दिया गया है सोनभद्र जिले में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सोनभद्र जिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। कौन सा जिला रहा था? तो वो जिला था रामपुर जिला, ठीक है, रामपुर, जहाँ पे उद्घाटन किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 2022 में किया गया है? ये मेरठ जिला में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो कि ये अनुमानित जो लागत वहाँ पे 700 करोड़ रुपए है उसकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। और यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो वो शहर का नाम है मुरादाबाद शहर, ठीक है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, नए हैं जो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा प्रैक्टिस नंबर 10। तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।